तो देखिए बेसिक सो हमने इससे पहले कहा कि एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट। हाँ जी। तो अब इस एटम में अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए गए। तो पहली बार डाल्टन ने कोशिश किया एटम को समझाने के लिए, और उसने कहा कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, डाल्टन के इस मॉडल को फर्दर डिस्कार्ड कर दिया गया, फर्दर इसको निगेट कर दिया गया, क्योंकि तब ये मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब एटम के जब अंदर ही डिफरेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो एटम को हम इनडिविजिबल तो नहीं कह सकते। करेक्ट? राइट युवराज? हाँ जी, हाँ जी, दैट मीन्स एटम इज डिविजिबल नाउ, है ना? हाँ जी। तो डाल्टन की थ्योरी के बाद थॉमसन केम इनटू द पिक्चर। थॉमसन ने, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, तो थॉमसन फिर फर्दर आए। उन्होंने कहा कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है। ओके। सो एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। और वाटरमेलन में क्या होता है बेटा कि उसका एक रेडिश पार्ट होता है जिसको बॉडी ऑफ वाटरमेलन कह रहे हैं। व्हेन यू कट दी हाँ जी। वाटरमेलन, उसके अंदर क्या होता है? रेडिश पार्ट। रेडिश और सीड्स। और उसके अंदर उस रेडिश पार्ट में सीड्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। राइट? हाँ जी। तो प्लम को हमने बॉडी ऑफ वाटरमेलन कह रहे हैं और सीड्स को पुडिंग कह रहे हैं। राइट? ओके। तो थॉमसन ने ये कहा कि जस्ट लाइक वाटरमेलन, इंटायर न्यूक्लियस इज एटम। मतलब पूरा पूरा बॉडी है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, यस। न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। Positive. इंटायर बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। राइट? हाँ जी। और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम कह रहे हैं, वो एम्बेडेड है। ये थॉमसन का Okay. मॉडल था कि इंटायर बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज विच इज द वाटरमेलन कॉन्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन्स को हम पुडिंग एज अ सीड उसमें एम्बेडेड है। ठीक है, थॉट क्लियर है? हाँ जी। तो डाल्टन ने क्या बोला कि एटम इंडिविजिबल है, जो डिस्कार्ड हुआ बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं। फिर थॉमसन जब इसको बात एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये इन्होंने कहा कि भाई एटम देखो एज अ वाटरमेलन, बॉडी ऑफ द वाटरमेलन इज प्लम विच इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव स्फीयर, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें सीड्स हैं। और एटम को उन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि नेट चार्ज जीरो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स क्या है? नेट चार्ज जीरो। ओके। नेट चार्ज एटम का जीरो होता है, इसको हम न्यूट्रल कह रहे हैं। इतनी बात थॉमसन ने प्रपोज किया। इसके बाद रदरफोर्ड आए जो कि थॉमसन के स्टूडेंट थे। ओके। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने गोल्ड एटम लिए, गोल्ड का एटम लिया रदरफोर्ड ने। और एटम होगा तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। करेक्ट? हाँ जी। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। ओके। बेटा हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? प्लस। कोई भी न्यूक्लियस होगा तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं। करेक्ट? ओके। तो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस मींस अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और उन्होंने गोल्ड एटम पर इन हीलियम न्यूक्लियस को बम्बार्ड कराया। ओके। तो जो बम्बार्टमेंट हुआ उनके कुछ इन्होंने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए। गोल्ड एटम पर इन्होंने बम्बार्टमेंट कराया, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस था, प्लस चार्ज। तो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स के नोट किए। वो ऑब्जर्वेशंस क्या है? पढ़िए। फर्स्ट क्या है? कहता है कि अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। मतलब मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट क्यों करेगा? तो एज अ रूल ऑफ यूनिवर्स, लाइक चार्जेस रिपेल, है ना? हाँ जी। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। हीलियम न्यूक्लियस में चार्ज क्या है? प्लस। प्लस। और गोल्ड एटम का भी न्यूक्लियस होगा, उसका भी प्लस। चार्ज क्या होगा? प्लस। प्लस। तो अगर हम प्लस प्लस को देखें तो दे शुड रिपेल ईच अदर। हाँ जी। मतलब ये निकला कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल दे शुड बी रिपेल्ड स्ट्रांगली एंड बाउंस बैक। ऐसा होना हाँ चाहिए। जी। अगर हम थॉमसन हाँ के जी। मॉडल को समझें, कि थॉमसन का मॉडल कहता है कि पूरा जो न्यूक्लियस, पूरा जो वाटरमेलन है, पूरा जो एटम है वो न्यूक्लियस है।
तो सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल होंगे उस न्यूक्लियस से क्या होंगे, रिपेल होंगे। हाँ जी। बट ऐसा पाया नहीं गया, ऐसा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, रदरफोर्ड ने कहा कि, रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इट पास थ्रू द गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी रिपल्शन। देन नेक्स्ट इसका ऑब्जर्वेशन है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे दे गॉट डिफ्लेक्टेड बाय सम स्मॉल एंगल्स बिकॉज ऑफ रिपल्शन। डिफ्लेक्शन क्यों होगा, रिपल्शन की वजह से। एंड 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल दैट इज गेटिंग रिबाउंड कंप्लीटली बाय एन एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से वो रिबाउंड कर गया, मतलब पीछे वो पुश्ड हो गया, पीछे वो ढकेल दिया गया। ठीक है, हाँ जी। अब आप खुद सोच के बताइए कि ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमें एटम के मॉडल को लेकर क्या समझाना चाह रहा है कि इंटायर बॉडी ऑफ एटम इज न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड एटम। सही बात क्या है? Nucleus is concentrated in a small space in the atom. वेरी राइट, वेरी करेक्ट। बिकॉज अगर हम थॉमसन की बात को मानते हैं तो पूरा का पूरा अल्फा पार्टिकल जो प्लस चार्ज था वो रिपेल होता, रिबाउंड करता, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो रिबाउंड किया। दिस मीन्स दैट कि न्यूक्लियस इनसाइड एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसीलिए अल्फा पार्टिकल इट गॉट repelled by small angles, few alpha particle, and majority they passed undeflected, right? हाँ जी। And one out of 12,000 is rebound back. तो रदरफोर्ड ने क्या थॉमसन के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया, इनकरेक्ट साबित कर दिया, यस और नो? इनकरेक्ट हो गया वो। इनकरेक्ट हो गया। तो केमिस्ट्री में हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये एक्सप्लेन कर पाया कि entire body of an atom is not nucleus, rather nucleus is concentrated in a very small space inside atom and majority part of the atom is empty. That's why majority of the alpha particle got undeflected and passed without any deviations, correct? हाँ जी। Next, this is the experimental observation. Rutherford then proposed his model. So Rutherford said that keep the positively charged center, which is nucleus, now we name it as nucleus, positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus, मतलब कि जो एटम का मास होगा वो न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है। Okay. और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेटरी मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये रदरफोर्ड ने कहा। और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is very small, ऐसा आपने देखा भी कि एक पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 is getting rebound by angle 180 degree. So hence the size of nucleus is very small as compared to the size of the atom. इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम 5 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर बनाएं, 5 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर लीजिए, ठीक है। अगर हम उसको एटम कह रहे हैं तो एक क्रिकेट बॉल उस 5 किलोमीटर रेडियस स्फीयर के कंपैरिजन में न्यूक्लियस हम समझ सकते हैं, इतना साइज का डिफरेंस है, नहीं? Okay. 5 किलोमीटर रेडियस का मतलब कि आपके घर से लेट्स से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? Yes, around 5 kilometer. राइट, तो उतना आप रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर लो और उसमें आप एक उसमें आप एक क्रिकेट बॉल रख दीजिए। तो इस तरह से एटम की साइज और न्यूक्लियस के साइज में डिफरेंस। हाँ जी। एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे तो साइज ऑफ एटम को हम 10⁻⁻10 मीटर कहते हैं, ये एटॉमिक साइज है, राइट। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इसको हम बोल रहे हैं 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर, राइट। और एटम की साइज क्या है? 10⁻10 मीटर। तो कितना डिफरेंस हो गया बेटा? ऑलमोस्ट 1 लाख, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जीरो का डिफरेंस है। 15 और 10 कितने जीरो डिफरेंस है? 5 जीरोस, 5 जीरोस, राइट। हाँ जी। तो 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5, करेक्ट। तो एटम साइज इज 1 लाख टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू न्यूक्लियस साइज। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, राइट। Okay. तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को प्रपोज किया डिस्कार्डिंग दी
थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन ने डिस्कार्ड किया डाल्टन्स मॉडल को, बिकॉज डाल्टन ने कहा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, बट एटम इज इंडिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड के मॉडल को भी बोर ने डिस्कार्ड किया। देखिए बहुत सिंपल सा थॉट है। रदरफोर्ड ने क्या बोला, आप देखो कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, करेक्ट? हाँ जी। और इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल। अगर न्यूक्लियस ले और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बनाए और इसमें इलेक्ट्रॉन को प्लेस करें, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, माइनस चार्ज होता है उस इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में किसी स्पीड या वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है? हाँ जी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी वेलोसिटी से मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो एनर्जी लूज करते हैं। कौन? चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल loses energy. Acceleration of charged particle results in loss of energy. ठीक है बेटा? हाँ जी। इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी लूज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो एट टाइम्स कम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में स्लो डाउन करते करते न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाए। नहीं, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, क्यों लूज कर रहा है? बिकॉज कब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, हाँ जी। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो भी एक्सेलरेट कर रहा है एज पर रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स एनर्जी, विल गेट स्लो डाउन, और ये ग्रेजुअली न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा? कोलैप्स, है ना? Collapse. दैट मीन्स कि रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है कि नहीं? हाँ जी। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो गया तो व्हाई एटम इज देयर, एटम रहा ही नहीं हो। इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो गया तो एटम स्टेबल ही नहीं रहा फिर तो, है ना? हाँ So जी। this way Rutherford could not explain this stability concept of atom. That is why Bohr came into picture. Bohr is other scientist, Niels Bohr. फिर उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया और क्या कहा कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट मतलब शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी v से मूव करते हैं। तो बोर ने कहा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में, लेट्स से के शेल, उसके बाद एल शेल होगा बेटा, फिर एम शेल होगा, है ना? तो डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट उन शेल्स की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। उन शेल्स की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन उस शेल में रहेगा उसकी एनर्जी लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। ओके। क्यों लूज नहीं करेगा? बिकॉज हर शेल की एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, डिस्क्रीट है। एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है, डिस्क्रीट है, राइट? तो बोर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? डिस्क्रीट ऑर्बिट का। किसका दिया? Discrete Discrete orbits. orbit. That means कि every orbit, K shell, K orbit, L orbit, M orbit, different orbits have some fixed amount of energy. तो जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, ये बोर ने कहा। एंड देन बोर गेव सर्टेन फॉर्मूले टू जस्टिफाई हिज कॉन्सेप्ट। उस फॉर्मूले को हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 10th में ये फॉर्मूले नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ से टेकअवे क्या है? बोर ने क्या थॉट दिया? डिस्क्रीट ऑर्बिट, कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली अलाउड इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच आर हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा तो उसकी एनर्जी भी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर रहेगी। बट उसकी एनर्जी बराबर रहती कैसे है? हाँ, बराबर रहती कैसे है? सपोज करिए कि आप अगर प्रेसिडेंट के चेयर पे बैठते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो आपका डेजिग्नेशन क्या बन जाएगा बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी। आपको सारे पावर्स मिलेंगे, कब तक? जब तक आप उस चेयर पर रहेंगे, राइट? ओके। जैसे आप उस चेयर से हटेंगे सारे पावर्स आपके विड्रॉ हो जाएंगे, करेक्ट? ओके। लाइकवाइज एटम में भी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी गेन कर लेता है वो उस ऑर्बिट में रहता है, और जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं करेगी, इन स्पाइट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। गॉट इट? हाँ जी। तो वही यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बोले कि डिस्क्रीट ऑर्बिट मॉडल है। while revolving in discrete orbit the electron do not, right,
radiate energy, do not lose energy, and these orbit or shells are called energy levels. तो बोर gave different formulae of energy of shells. हर शेल की एनर्जी का फार्मूला दिया उन्होंने, और इस फार्मूले को हम 11th क्लास में स्टडी करें. Okay. सो इस तरह से एटम्स की बेटा एडवांसमेंट है. आई होप कि आपको ये कंटेंट प्रॉपर एब्जॉर्ब हुआ कि द सीक्वेंस ऑफ हाँ जी. एटॉमिक डेवलपमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर. डाल्टन केम फर्स्ट, गिविंग इंडिविजिबल थॉट ऑफ एटम. देन थॉमसन केम इनटू पिक्चर, गिविंग द डिविजिबल मॉडल, बट कुड हाँ नॉट जी. एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना. हाँ जी. क्योंकि रदरफोर्ड ने डिस्कार्ड किया कि भाई न्यूक्लियस पूरा बॉडी ऑफ एटम नहीं है, rather it is localized in a very small space. हाँ जी. Through his alpha particle scattering experiment, and but Rutherford could not explain the stability of atom. By if electron is moving around nucleus, it will continuously lose energy. This is the classical rule in physics. हम इसको मैक्सवेल्स लॉ कहते हैं. अब आगे पढ़ेंगे. मैक्सवेल्स एनर्जी लॉ कहते हैं, जहाँ की कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसकी एनर्जी लूज होती है, कम होती है. तो इस हिसाब से तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट. तो नील बोर ने कहा कि भाई देखो एटम के अंदर सभी ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनकी एनर्जी क्या फिक्स्ड है, डिस्क्रीट ऑर्बिट कॉन्सेप्ट. और हर ऑर्बिट की एनर्जी इन्होंने फार्मूले से समझाया. वो फार्मूले आप 11th में समझेंगे. तो जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड, उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन. कुछ क्वेरी है इन तीन में, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर. कोई आपका डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए. मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है. श्योर. हाँ जी. हाँ जी. चलो, तो इन अपकमिंग लेक्चर्स मैं आपको एटॉमिक मॉडल के बाद कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पार्ट आएगा, फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होता है जो इस चैप्टर में आपको मेंशन्ड है, और फिर हम इलेक्ट्रॉन एटम से निकालेंगे तो कैटायन एनायन कैसे बनता है, उनकी जो कन्फिग्रेशन से कैसे वेरी करेंगे. तो ये चैप्टर पूरा समरी यही है, तो इसको हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे. और फिर आपको अगर मैटर या उसके किसी भी थॉट में कोई कन्फ्यूजन है, लेट्स से कि मैटर से, और मैं बात करूँ एलिमेंट है, फिर एटम अभी डिस्कस कर रहे थे, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, जो कि प्योर मैटर्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है. सभी एलिमेंट्स टिल डेट 118 एलिमेंट्स आर नोन. तो उन एलिमेंट्स के भी अपने अपने एटम्स हैं. तो सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों अलग अलग हैं, क्यों सेम नहीं है, क्या रीजंस हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों वेरी करती हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो इन सबको थोड़ा सा क्यूरियस होकर सोचिए और कम विद योर क्वेश्चंस इन दी अपकमिंग क्वेश्चन आंसर सेशन. तो आई विल बी मोर हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. ठीक है. तो कीप लर्निंग बेटा. कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेंशन करिए, कोई भी चीज़ आपको लगता है तो आप रीच आउट करिए. आई विल हेल्प यू कम्प्लीटली. ठीक है. Okay. चलो, टेक केयर देन. थैंक यू.